everyone, this is day 20. एक तो कूलर बंद कर देते हैं इसमें. This is day 20 of the documentary of my life. Sriyash was here. ऐसे रखूँ कैसे ऐसे रखूँ. So basically अभी हमने काम कर लिया है. आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है. 2 शिफ्ट में मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग का लेक्चर और इंग्लिश ऐसे करके मर्ज करके इनको 2 शिफ्ट में कर लिया. काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम पहले से ही. बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था, उसमें राइटिंग का काम किया था. अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा. ठीक है. पहले मुझे अभी सबसे पहले तो मुझे अभी मैं बहुत ज़्यादा हिप हॉप सुनता हूँ भाई, देखो. ठीक है. और अभी बहुत तगड़ी बीफ चल रही है और ऐसा इंटरनेशनल बीफ चल रही है भाई, इंडिया और पाकिस्तान की. ठीक है. मतलब इंडिया से ऑफ कोर्स पैंथर और पाकिस्तान से जानी करके एक रैपर है के बीच में. तो बहुत सही डिस्ट्रैक्ट वगैरह निकाल रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए. जानी ने पहले डिस्ट्रैक्ट निकाला, फिर पैंथर ने निकाला. पैंथर का ऑफ कोर्स एकदम गांड फाड़ डिस्ट्रैक्ट था बिल्कुल. ठीक है. और फिर जानी ने कल फिर से एक डिस्ट्रैक्ट निकाला 10 मिनट का, पता नहीं 9 मिनट का 10 मिनट का. और अब पैंथर ने फिर से आज आई थिंक आज सुबह या रात को ही डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया. ठीक है. 24 घंटे के अंदर. तो अब मैं वो सुनूंगा सबसे पहले. बहुत मैंडेटरी है सुनना. ठीक है. पैंथर किल कर देगा इस बार, तो ख़त्म कर देगा. पैंथर इज़ द बेस्ट. मुझे सबसे वर्सेटाइल रैपर बहुत सही लगता है पैंथर. और यूपी से है तो उससे मैं और ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ. तो मैं सुनता हूँ, फिर आपको डिटेल देता हूँ बाद में. प्रैक्टिसिंग गिटार राइट नाउ. भाई पैंथर का गाना सुना मैंने. क्या गाना बनाया भाई, क्या डिस्ट्रैक्ट बनाया. ये होता है भाई डिस्ट्रैक्ट. कल मैंने जानी का भी डिस्ट्रैक्ट सुना था, पता है. कल रिलीज़ किया था जानी ने डिस्ट्रैक्ट अपना. तो मैंने सुना था भाई, मुझे इतना पसंद नहीं आया टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है. लेकिन अभी जो डिस्ट्रैक्ट आया भाई पैंथर का, मतलब पता नहीं चल रहा है. प्रॉपर 10 मिनट का डिस्ट्रैक्ट है. 10 मिनट कहाँ निकल जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है. ऐसा होता है भाई कोई गाना, कि समय निकल जाए इतना 10 मिनट का गाना और समय निकल जा रहा है, पता नहीं चल रहा है. बहुत बढ़िया था. अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ गिटार और फिर इसके बाद इको का काम शुरू करता हूँ मैं. सो हेलो एवरीवन, मैंने दोबारा से अपनी इको की पढ़ाई कर ली है. दोबारा से मतलब आज का जो रिवीजन है उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा. अभी मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या सीखा. सबसे पहले तो मैंने लिंकेज देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ के बीच में लिंक क्या होता है, क्या लिंक होता है इन दोनों के बीच में इकोनॉमी में. तो उसमें सबसे पहली चीज़ कहाँ से शुरू हुआ मैं देखना चाहता हूँ. 1 सेकेंड. हाँ, ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट, हाँ ठीक है. तो बेसिकली एक टर्म होता है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी. अब एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है. एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जैसे कि लेट सपोज आप एक फैक्ट्री में काम करते हो. ठीक है. या फिर आप जैसे एक फैक्ट्री है, मान लो काम नहीं करते हो, एक फैक्ट्री है. उसमें लेट से इसको सीधा कर दो. हाँ, अब एक फैक्ट्री में हो, उसमें मान लो 100 वर्कर्स हैं और वो 100 वर्कर्स 200 चेयर्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है. अब आपको चाहिए कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है चेयर्स का. प्रॉफिट ज़्यादा, रेवेन्यू ज़्यादा कमाना है तो प्रोडक्शन आप बढ़ाओगे ऑफ कोर्स. और प्रोडक्शन बढ़ाओगे उसके लिए आप कैसे बढ़ा सकते हो प्रोडक्शन. तो उसके 2 तरीके हैं. पहला तरीका तो है कि आप 100 वर्कर्स से 200 वर्कर्स कर दो, तो चेयर्स का प्रोडक्शन 200 से 400 हो जाएगा. ठीक है. और दूसरा तरीका है कि आप वर्कर्स मत, बिल्कुल नए वर्कर्स मत हायर करो. 100 वर्कर्स ही रहने दो, लेकिन आप क्या करो, टेक्नोलॉजी ले आओ. ठीक है. मशीन्स ले आओ जो और अच्छे से प्रोडक्शन कर सके और एफिशिएंट हो, एफिशिएंसी जिनकी और ज़्यादा हो. अब इसमें क्या है कि सिनेरियोस बनते हैं. तो कि पहले वाले केस में आपने एम्प्लॉयमेंट दिया 100 नए लोगों को. ठीक है. दूसरे केस में आपने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, ग्रोथ फिर भी हुई, मतलब प्रोडक्शन फिर भी. ग्रोथ मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का बढ़ना. इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन इज़ ग्रोथ. ठीक है. जीडीपी जिसको बोलते हैं. तो ग्रोथ फिर भी हुई पर एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ. ठीक है. एक लेबर इंटेंसिव ग्रोथ नहीं हुई, कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ हुई दूसरे वाले केस में. तो इसमें आप मिक्स करने के लिए ये कर सकते हो कि आप थोड़े से लेबर्स को भी हायर कर लो और टेक्नोलॉजी भी मतलब कैपिटल इंटेंसिव भी हो जाए वो, ताकि क्या हो, बैलेंस बन जाए बेसिकली. ठीक है. तो ये जो लेबर इंटेंसिव ग्रोथ होती है ना, इसी को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी होता है परसेंटेज इन द चेंज इन लेबर और परसेंटेज इन चेंज इन ग्रोथ इन जीडीपी ग्रोथ. ठीक है. डिवाइडेड बाय.
तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज परसेंटेज ऑफ चेंज इन लेबर एंड परसेंटेज ऑफ चेंज इन जीडीपी अपॉन परसेंटेज ऑफ चेंज इन जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, अब जो CAGR है, CAGR मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, वो भी यही चीज़ होती है, कुछ अलग नहीं होता है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बेसिकली क्या है कि इसमें आपको बेसिकली जैसे कि एंडिंग वैल्यू है आपकी कोई, ठीक है, इन्वेस्ट आपने कुछ किया, जो एंडिंग वैल्यू वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट बन करके मिला, जैसे आज आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद वो 1000 रुपये के लेट से 5000 हो गए, तो एंडिंग वैल्यू 5000 है और स्टार्टिंग वैल्यू क्या है आपकी, बिगनिंग वैल्यू 1000 है। तो 5000 डिवाइडेड बाई 1000 की होल पावर 1/n, कितने सालों के लिए आपने उसको इन्वेस्ट किया, 1/n माइनस 1 इंटू 100। अब इसको पूरा सॉल्व करके एक वैल्यू निकलेगी, वो परसेंटेज होगा आपका CAGR परसेंटेज। ठीक है, अब CAGR में भी दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक CAGR होता है ऑन द बेस्ड ऑफ वही एम्प्लॉयमेंट और एक होता है CAGR ऑन द बेस्ड ऑफ GDP। ठीक है, अब GDP जो है वो होता है टोटल वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, ये देखो भाई, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इन इंडिया। ठीक है, इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा यार, दिख रहा है क्या कुछ, ये देखो ऐसा दिख रहा है, ये देखो इसमें जो है ऊपर लिखा, भाई क्या हो रहा है ये, एक सेकंड, ऐसा कैमरा फ्लिप करना पड़ेगा क्या भाई, हाँ ये देखो ऐसा। तो अब इसमें क्या है, जहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसमें उल्टा ना दिख रहा हो यार, अरे फक, इसमें उल्टा दिख रहा है, रुको मैं कैमरा ही स्विच करता हूँ। हाँ, तो ये देखो इसमें दिया हुआ है ये एम्प्लॉयमेंट CAGR। ठीक है, और यहाँ पर ये दिया गया है GDP ग्रोथ CAGR, और यहाँ पे दिया गया है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। तो अब इसमें जो GDP ग्रोथ CAGR है ना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये इंडिया की इस साल से इस साल तक की वैल्यू, फिर इस साल से इस साल तक की वैल्यू, ये पूरा सर्वे किया होगा तो उस हिसाब से निकाला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 4.6, 3.9, 4.0 ये है, और ये 2.6, सो दिस इज़ 2.6 अप ऑन 4.6 है। ठीक है, और वहाँ से ये वैल्यू आई है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की 0.57। अब ये 0.57 कैसे आई है, 2.6 अपॉन 4.16, यानी कि 4.16 जो टोटल GDP ग्रोथ CAGR की वैल्यू है, उसमें से 2.6 हिस्सा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 1% ऑफ GDP ग्रोथ के लिए, मतलब 1% ऑफ इंक्रीमेंट के लिए हम पता कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट कितना होगा। ठीक है, तो वो जो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की, इसमें से लेबर इंटेंसिव ग्रोथ जो है वो कितनी हुई है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे करके ये प्रॉफिट निकला है, टोटल प्रॉफिट, वो है वैल्यू 0.57। तो ऐसे अगले साल मतलब अगले रेंज ऑफ सालों में 0.5, फिर 0.4, फिर 0.43, 0.15, 0.50, इस तरह से ये पूरी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है। अब इसमें बात ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर्स 1 होती है, ठीक है, मिनिमम 0 होती है, तो ये 1 के बहुत क्लोज होनी चाहिए। हुआ क्या है कि हाल फिलहाल में भी नहीं, मतलब 2012 तक इसकी वैल्यू बहुत कम रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू मतलब ऊपर मेरी पेंटिंग दिख रही है, वो देखो, है ना बढ़िया। तो इसकी जो वैल्यू है 1.18 रही थी 2011 से 12 तक। ठीक है, जो कि बहुत कम है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, मतलब कि GDP ग्रोथ अच्छी खासी, अच्छा उस साल GDP ग्रोथ 6 की है, तो GDP ग्रोथ तो बहुत अच्छी खासी है, लेकिन उसमें से एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत कम है, यानी कि लोगों को एम्प्लॉय करके वो ग्रोथ बहुत कम आई है। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव आई है कि मशीन्स ले आए, इंडस्ट्री लेवल मशीनरी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके बहुत ज़्यादा GDP मतलब ग्रोथ जनरेट कर ली, प्रोडक्शन कर लिया, पर लेबर कम रखे। ठीक है, अब क्या है स्कीम की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, लेबर इंटेंसिव ग्रोथ उतनी अच्छी है, यानी कि उतना अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही कम है मतलब। ठीक है, एम्प्लॉय ज़्यादा लोगों को आप जॉब दे रहे हो। ठीक है, पर अगर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत कम है, इसका मतलब यह है कि प्रोडक्टिविटी इंटेंसिव ग्रोथ ज़्यादा है, कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ़ पीपल हायरिंग कम हो रही है, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब इसमें जो है जॉबलेस, इसी चीज़ को बोलते हैं जॉबलेस। जब अगर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत कम है तो वो हो गया जॉबलेस ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है पर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत कम है। ठीक है, नंबर ऑफ़ पीपल बहुत कम लोगों को हायर करके ग्रोथ हो रही है, मतलब ग्रोथ तो है दिखाने के लिए नंबर्स में, लेकिन जब उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाएगा तो उसका मतलब उसमें यह निकलेगा कि लोगों की हायरिंग कम हो रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पीपल जो है 100 लोगों को रोज़गार मिल करके ग्रोथ नहीं हो रही है,
10 या 20 लोगों को मिल करके ही उतनी ग्रोथ जनरेट हो जा रही है, क्योंकि आप कैपिटल्स में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हो मशीन्स में, टेक में, इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो थोड़ा आपको बैलेंस बना करके चलना पड़ता है ना। अब जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, वो तो मैंने बता दिया। अब इंडिया में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है वो डिक्लाइनिंग है बहुत ज़्यादा, जिसका मतलब है कि इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ है। पर क्या सच में इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ है? इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया था एक इकोनॉमिस्ट ने आज से 10 साल, मतलब 10 साल पहले, कुछ 10, 12, 13 साल पहले, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिस्ट की टीम थी मतलब, तो उन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस किया था इस स्टेटमेंट का। और उस क्रिटिकल एनालिसिस से ये पता चला, पहली चीज़ तो हमने ये बताई कि जो LFPR है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये स्टैगनेटेड है बहुत सालों से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है कि अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4% के अराउंड स्टैगनेटेड है, ठीक है। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 40% के अराउंड स्टैगनेटेड है, यहाँ से नहीं हिलता। मतलब 40 का ऐसा 41 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 4% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 3.9 या 4.1 इस तरह से कुछ हो जाएगा, पर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। तो इस वजह से हमें एक स्टैगनेटेड वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, पॉपुलेशन हमने डिफाइन करने की कोशिश करी कि आज से 10 साल पहले, लेट से एक रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि आज से 10 साल पहले जो पॉपुलेशन थी टोटल, वो थी लेट से 1000 लोगों की, है ना। और उसमें से जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो लेबर फोर्स में जितने लोग थे वो थे 300, और उन 300 लोगों में से जो अनएम्प्लॉयड थे वो थे लेट से 20, ठीक है। तो 1000 लोगों की पॉपुलेशन, 300 लोग लेबर फोर्स में, 20 लोग अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अब 10 साल बाद टोटल पॉपुलेशन है 2000, उसमें से जो लेबर फोर्स है वो है लेट से 700 की, और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो हैं 50। तो जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, वो बराबर का ही है। मतलब अगर आप देखोगे कि पॉपुलेशन जो हुई वो 2 गुना हुई, ठीक है, जो लेबर फोर्स है वो 2 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ इंक्रीमेंट, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 20 से कितना हुआ, 50, तो 30 की रेंज में ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। तो यानी कि अगर आप ओवरऑल रेट देखोगे, रेट चेंज तो हर किसी का सेम है। इसका मतलब ये है कि जॉब्स की कमी नहीं है, जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ भी बहुत सारा ऐसा दिया हुआ है, और थोड़ा सा इसमें नोट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजिंग तरीके से थोड़ा सा लिखा हुआ है, समझ में नहीं आएगा, जो पहले नहीं समझेगा, समझ के मतलब नहीं पड़ेगा इनको। बट कहने का मतलब ये है कि जो जॉब्स ग्रोथ अलग होती है, GDP ग्रोथ अलग होती है। GDP इज़ प्रोडक्शन, कितनी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है। GDP को आप ऐसे मान सकते हो कि एक यूनिट कितना कमा रहा है, या कह सकते हैं जैसे वो कैपिटलिस्ट कह रहा हूँ, कैपिटलिस्ट बोलते हैं ना, कैपिटलिस्ट जो लोग हैं वो कैपिटलिस्ट ही कमा रहा है सबसे ज़्यादा GDP ग्रोथ में, ठीक है। जो कि एक आइडेंटिटी बहुत कमा रही है, बट हर एक इंडिविजुअल नहीं कमा रहा है उसमें। तो GDP ग्रोथ से जज करना जॉब ग्रोथ को गलत है। आप पॉपुलेशन से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट से और LFPR से जज करो, वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है जॉब ग्रोथ का, ठीक है। तो इससे, इस सर्वे से पता चल रहा है कि जॉब ग्रोथ तो है ना। अगर ग्रोथ ऑफ जॉब्स ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट है मतलब, ठीक है। और अगर ग्रोथ ऑफ जॉब्स ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स से कम है, या फिर इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। और अगर ग्रोथ ऑफ जॉब्स ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बिल्कुल ज़ीरो है, जो कि इंडिया का नहीं है ऑफ कोर्स। पर हाँ, तो हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स जो है, ग्रोथ ऑफ जॉब्स का नंबर हमेशा उससे ज़्यादा रहे। लेबर फोर्स हमें पता है क्या होती है। लेबर फोर्स मतलब है कि एक पूरी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में सारी वर्किंग एज वाले लोग हैं, यानी कि 15 से लेकर के 59 की एज तक के जितने लोग, उस रेंज में जो वो वाले लोग हैं जो या तो काम ढूंढ रहे हैं, और या तो वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। उस पूरी लेबर फोर्स में, ठीक है, उस पूरी लेबर फोर्स में, यानी कि जो काम करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, और जो एक्चुअल में काम कर भी रहे हैं, उस पूरे नंबर में से, उस पूरे नंबर से जो नंबर ऑफ जॉब्स हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, जो कि या तो इक्वल और या तो ज़्यादा है। इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कांस्टेंट है, 4% से ज़्यादा हिल नहीं रहा है, क्योंकि जो ग्रोथ रेट है जॉब्स का
वो ग्रोथ रेट लेबर फोर्स से ज़्यादा ही है और यहाँ तो बराबर है, तो इसी रीज़न से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? फिर प्रॉब्लम ये चल रही है जॉब्स और जो स्किल्स है उसके मिसमैच की। ठीक है, एक पिरामिड है, वो पिरामिड मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिरामिड है, ठीक है। अब इसमें आप समझ लो ये है कंपनी, ठीक है, और ये आप मान लो कोई एक इंडिविजुअल है, या फिर एक ऐसा समझ लो कि ये पूरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब ग्रुप ऑफ वर्क फोर्स है, ठीक है, और उसमें ये सारे बंदे हैं। अब जो जॉब्स हैं वो अलग अलग लेवल की हैं, हाई लेवल जॉब्स, मीडियम लेवल, लो लेवल। यहाँ पे ज़्यादा स्किल्स की डिमांड है, पैकेज ज़्यादा है, मीडियम स्किल्स मीडियम पैकेज, लो स्किल्स लोअर पैकेज। ठीक है, यहाँ पर वो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स में हाई स्किल वाले लोग, मीडियम स्किल वाले लोग, लो स्किल वाले लोग। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है इस चीज़ की कि जो लो स्किल वाला बंदा है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो स्किल के किस लेवल पे हैं। तो जो लो स्किल वाला बंदा है वो मीडियम स्किल वाली जॉब ढूंढ रहा है ना, मतलब मीडियम पैकेज वाली जॉब ढूंढ रहा है कि यहाँ पे मुझे जाना है। ये वाला बंदा जिसके पास लो स्किल्स है, ये साला यहाँ की ढूंढ रहा है, इसको यहाँ पे जाना है। ठीक है, अब जो मीडियम स्किल वाला बंदा ये जो कंपनी है, ये मीडियम स्किल वाले रोल के लिए या तो ये मीडियम स्किल वाला ही इंसान ढूंढ रही है, और या तो ये कोशिश कर रही है कि इसको हाई स्किल वाला बंदा मिल जाए। समझ रहे हो? तो हरामी ये भी कम नहीं है। ये मीडियम वाले जो हैं ये सोच रहे हैं कि इनको हाई वाला मिल जाए, और ये बहुत कोशिश करते हैं कि हाई वाला ही मिल जाए, थक हार करके फिर ये मीडियम वाले को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो मतलब यही है कि हर कोई अपने से एक लेवल ज़्यादा की ही डिमांड कर रहा है। तो इस वजह से ये बंदा इसको ये वाली लो स्किल वाले बंदे को लो स्किल वाली जॉब आराम से मिल सकती है। अबे तो है नहीं उसके लायक, तो क्यों मिलेगी? तो इस वाले बंदे को ये वाली स्किल जॉब वाली जॉब आराम से मिल सकती है, पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसको। तो इसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। हमने पढ़ा था वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो, पर आप अपनी चाहत या आप बहुत तोप चीन बन रहे हो और उस वजह से आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ऑफर कि ठीक है मुझे तो आएगा कोई प्रिंस चार्मिंग उठाने अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, आप वैसे बन रहे हो और यहाँ पर इनको चाहिए हाइक। तो इस वजह से, इसी रीज़न से एम्प्लॉयमेंट की यही रीज़न है कि जो लोग बोलते हैं जॉब कम है, नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट लोग अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी स्किल लेवल बहुत कम है, तो स्किल्स नहीं है लोगों के पास। क्या समझाया भाई मैंने, कमाल समझा दिया एकदम ही। इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ा था, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखे थे। इंडियाज़ वर्कफोर्स, इंडिया की वर्कफोर्स एक्सप्लेन हमने मतलब समझने की कोशिश करी थी। इंडिया की जो वर्कफोर्स है वो मेजर 3 सेक्टर में बटी हुई है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। एग्रीकल्चर में ऑफ कोर्स खेती बाड़ी ये सारे काम आ जाते हैं। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, पैकेजिंग, ये सारे काम आ जाते हैं। ठीक है, जो सर्विसेज है, सर्विसेज में आपकी पूरा मतलब सर्विस का पूरा स्पेक्ट्रम आप कवर कर लो। मोस्टली सर्विस में ही जॉब ज़्यादातर लोग करते हैं। IT, CS डिपार्टमेंट जितने भी हैं, है ना, मशीन्स ऑफ कोर्स, उसके अलावा इवेंट टीचिंग, ठीक है, उसके अलावा हर एक मतलब मोस्टली सर्विसेज वाले जितने भी हैं सर्विसेज में ही जाते हैं। अब जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विसेज वाले मतलब सर्विस इंडस्ट्री ने ही किया है। फिर इंडस्ट्री लेवल ने मतलब सर्विस सेक्टर ने किया है, फिर इंडस्ट्री सेक्टर ने थोड़ा सा काफ़ी कम किया है सर्विसेज से, और एग्रीकल्चर का तो डाउन गया है ग्राफ बिल्कुल पिछले 30 सालों का। ठीक है, तो ये सीन है कि ये ख़राब करते जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। एवरेज GDP ग्रोथ जो है, GDP में से एग्रीकल्चर का सिर्फ 3% का हिस्सा है, इंडस्ट्री का 5% और सर्विसेज का 8% स्टेक होल्ड करता है सर्विसेज। ठीक है, अब जो सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है वो इंडस्ट्री की हाई है, एग्रीकल्चर और सर्विसेज की लो है। मतलब कि क्या है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, हमने अभी पढ़ी कि जितने लोगों को हायर किया जा रहा है, मतलब जितना GDP ग्रोथ है उसमें से उस GDP ग्रोथ में लेबर एम्प्लॉयमेंट या फिर लेबर इंटेंसिव ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो वो सर्विसेज में बहुत कम है। यानी कि यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ है। टोटल GDP जो ग्रोथ दिख रही है ग्राफ में वो कैपिटल इंटेंसिव है, वो लेबर इंटेंसिव नहीं है। लोगों को ज़्यादा हायर नहीं किया जाता, सिर्फ अच्छे स्किल वाले लोगों को हायर कर लिया जाता है और वो रेशियो बहुत कम है। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी वही चीज़ है। इंडस्ट्री में हाई है क्योंकि वहाँ सच में बंदों की ज़रूरत पड़ती है। इंडस्ट्रीज़ में बड़ी इंडस्ट्रीज़ में प्रॉपर ऐसा अच्छे खासे पढ़े लिखे इंजीनियर्स चाहिए, और इंडिया में इंजीनियर्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, तो अच्छा है इनका सीन।
सेक्टर फिर थोड़ा सा ऐसे एग्जामिन वगैरह किया था सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी को, एग्रीकल्चर सर्विस और इंडस्ट्री लेवल पे, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में क्या है, लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है, वही बंदों को कमाया किया जाता है। इसमें मैंने थोड़ा सा और इसको क्रिटिकली देखने की कोशिश भी की थी कि क्यों मैंने सर्च किया था। तो मैं परवेसिव डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा था, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो उस वजह से यहाँ पर काफ़ी कम रेट है एंड एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का, एंड रैपिड फार्म मैकेनाइजेशन है, लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव शिफ्ट, टेक्नोलॉजी इसमें भी आ गई है ना मोस्टली। सर्विसेज में भी लो है और इंडस्ट्री में हाई है, बट इंडस्ट्री में फिर वो नहीं ज़्यादा है, जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं क्योंकि ऑफकोर्स ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता होगा, तो इसलिए इसमें एम्प्लॉयमेंट कम है। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, अब हमें इंडस्ट्री और लेबर इंटेंसिव सर्विसेज जो हैं उन्हीं पे ही फोकस करना चाहिए, एग्रीकल्चर पे तो नहीं करना चाहिए फोकस। इसका मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा रिसर्च करके बताता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इसमें कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब पॉवर्टी और नेशन वाइड वेजेस इंक्रीज़ करने के लिए, रेज करने के लिए लोगों को इंडस्ट्री और सर्विसेज बेस्ड सेक्टर्स पे, सर्विसेज सेक्टर्स पे ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर में उतनी कमाई नहीं है। ट्राइब ऑफ लो फार्म प्रोडक्टिविटी, ओवर क्राउडेड सेक्टर है काफ़ी एग्रीकल्चर, इस वजह से डिप्रेस्ड वेजेस हैं काफ़ी, इकोनॉमिकल गोल रीच करने के लिए लोगों को सर्विस और हाई कैपिटल इंटेंसिव एंड हाई प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज में भेजना पड़ेगा। हाई वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रियल सर्विसेज, मॉडर्न ग्रोथ इंजन, वेज प्रीमियम, स्किल लैडर, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, लुइस मॉडल क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स शिफ्टिंग सरप्लस लेबर फ्रॉम द ट्रेडिशनल सेक्टर टू द मॉडर्न सेक्टर वेयर देयर लेबर जनरेट्स हाई प्रोफेशन हाई, मतलब वही ओवरऑल वही वेजेस, डेमोग्राफिक डिविडेंड नीड्स क्वालिटी जॉब्स। हाँ, वही क्वालिटी ऑफ जॉब का ही रीज़न दे रहा है बार बार। इकोनॉमी में ये कहा गया है कि इकोनॉमिक्स में कि इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसकी ग्रोथ पे, और उसका मेन जो रीज़न दिया गया है गूगल पे, मैंने रिसर्च किया तो उसमें पता चला कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स, हाई वेजेस, ओवरऑल नेशन वाइड जो पॉवर्टी उसको हटाने के लिए, तो वही है क्वालिटी ऑफ जॉब, पैसे ज़्यादा मिलेंगे सर्विसेज इंडस्ट्री में सब में, और ग्रोथ ज़्यादा। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर में आप ज़्यादा ग्रोथ नहीं खींच सकते हो, बट वहाँ पे आप इन्फिनाइट ग्रोथ है सर्विसेज और इंडस्ट्रीज सेक्टर में, तो इस रीज़न से तो आज हमने ये पढ़ा। अब आई थिंक जल्दी ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा अपना, है तो बस काफ़ी ज़्यादा वैसे, पर धीरे धीरे करके खत्म कर लेंगे।